ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर 14 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनालिसिस को। इक्विटी एनालिसिस, इक्विटी वैल्यूएशन हम पहले कर चुके हैं। आज हम बॉन्ड एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यूएशन के बारे में, उनकी प्राइसिंग थ्योरम्स के बारे में, फीचर्स बॉन्ड्स के क्या क्या उनके बारे में, बॉन्ड्स की रेटिंग्स, उनकी डिफरेंट टाइप्स, टर्म स्ट्रक्चर और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन से रिलेटेड। Bonds क्या होते हैं? An evidence of debt issued by a corporation or a governmental body। जब सिंपल लफ्ज़ों में मैं बात करूँ तो उधार का जो सबूत होता है, मैं इसे प्रूफ ऑफ डेट कह सकता हूँ कि जब गवर्नमेंट या कोई कॉरपोरेशन किसी से डेट लेती है तो उस डेट के बदले में प्रूफ के तौर पर जो उसे डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है वो डॉक्यूमेंट बॉन्ड्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल प्रूफ ऑफ डेट होता है, ये एविडेंस ऑफ डेट होता है। Definition: when a corporation or government wish to borrow from public on a long-term basis। जब लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट या जो पब्लिक लिमिटेड या कंपनीज जो होती हैं वो लोगों से उधार पर पैसे लेना चाहती हैं, तो देन वो क्या करती हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर? इट डज सो बाय इशूइंग और सेलिंग डेट सिक्योरिटीज, जनरली कॉल्ड बॉन्ड्स। तो वो डेट सिक्योरिटीज इशू करती हैं जिसे हम जनरली बॉन्ड कहते हैं। Bonds. A bond represents a loan made by investors to the issuer. In return for his or her money, the investor receives a legal claim on future cash flows of the borrower। जो उधार लेता है, जो पैसे देने वाला इन्वेस्टर होता है, उसका एक लीगल क्लेम आ जाता है उसके फ्यूचर की जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर। वो तय किया जाता है कि इस डेट के ऊपर आपको इतना जो होगा इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। The issuer promises to make regular coupon payments every period until the bond matures। बॉन्ड के ऊपर एक फिक्स पीरियड के बाद आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है जो बॉन्ड्स के ऊपर की जाती है उसे हम कूपन पेमेंट कहते हैं। बी, पे द फेस पार मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड व्हेन इट मैच्योर्स। जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, आप फॉर एग्जांपल डेट है तो उसका कोई ना कोई टाइम होगा कि इतने अरसे बाद में आपको आपके पैसे वापस करूंगा। तो वो जो टाइम की पीरियड जब खत्म होगा तो उसको हम कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड, कि किस डेट को टाइम पीरियड एंड हो गया। डिफॉल्ट अगर फर्ज करो आप नहीं पैसे देते, डिफॉल्ट कर जाते हो, तो देन क्या होगा? सिंस द अबव मेंशन्ड प्रोमिसेस आर कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि ये जिम्मेदारियां कंट्रैक्ट होता है, एंड इशूअर हु फेल्स टू कीप देम, वो आदमी या वो कंपनी, वो अदारा जो इसे इशू करते हैं और फेल हो जाते हैं इसकी इशुअर्स टर्म जो है उसे पूरा करने में, इज सब्जेक्ट टू अ लीगल एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द लेंडर्स। तो बॉन्ड होल्डर्स उसके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकता है, उनके अगेंस्ट लीगल टर्म्स यूज कर सकता है। नेक्स्ट है बॉन्ड वैल्यूएशन। A bond is a security that pays a stated amount of interest to the investor period after period until, हत्ता के वो हर पीरियड के बाद उसको देता जाएगा। इट्स is finally retired by the issuing company, जब तक उसकी डेट पूरी न हो जाए। It is a long-term debt instrument issued by corporation or government। A bond has the following feature: face value, the static value of an asset। In the case of a bond, the face value is usually 1000 in the case of Pakistan। Coupon rate, the static rate of interest on a bond, the annual interest payment divided by the bond's face value। जो annually उसके ऊपर जो पेमेंट की जाएगी, कितना आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो कूपन रेट कहलाता है। The bond almost always has a static maturity, which is the time when the company is obligated to pay the bondholders the face value of the instrument। एक उसकी मेच्योरिटी टाइम पीरियड भी लाजमी गिवन होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको जो है वो वापस कर दिया जाएगा। If, for example, the coupon rate is 12% on a 1000 face value bond, the company pays the holder 120 each year until the bond matures। B Corporation wants to borrow 1000 for 30 years at 12% interest rate। How much coupon it will pay every year and how much will it pay by the end of 30 years। ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने उसे किया। Let B Corporation पे करती है 0.12 multiplied by 1000, 120 is interest every year for 30 years और 1000 at the end of 30 years, 30 साल के बाद 1000 वो वापस करेगी। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट आर कॉल्ड द बॉन्ड्स कूपन। तो वो जो 120 उसने
हर साल देना है उसे हम क्या बोलेंगे, टैक्स द बॉन्ड्स कूपन। द अमाउंट दैट विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ द लोन, वो जो 30 ईयर्स के बाद 1000 पे करना है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स की फेस वैल्यू या पार वैल्यू। क्लियर हो गया जी। तो बी कॉर्पोरेशन के लिए 120 रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स आर द बॉन्ड्स कूपन, 1000 is the par value or face value of the bond. Annual coupon divided by the par value 120 over 1000, 12% is the coupon rate. 30 years is the maturity time. इस किस्म से ये चीजें डिफाइन होती हैं। Bond values and yields. The value of bond may fluctuate as the interest rate changing by time in the marketplace, through the cash flow from a bond remain the same. बॉन्ड जो कैश फ्लो दे रहा है, जो कूपन है, वो तो फिक्स रहना है, बट मार्केट में इंटरेस्ट बदलता रहता है, उसकी वजह से फिर बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है। When interest rate rise, the present value of the bond's remaining cash flow decline and the bond is worthless. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो की डिक्रीज हो जाती है और बॉन्ड की वर्थ कम हो जाती है। When the interest rate fall, the bond is worth more. जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड की वर्थ बढ़ जाती है। इसको आगे अभी अगली स्लाइड्स के अंदर हमने क्रिटिकली डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे होता है। अभी हम देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके जी, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम वी नीड टू नो नंबर ऑफ पीरियड्स रिमेनिंग टिल मैच्योरिटी, कितना टाइम पीरियड रहता है, द फेस वैल्यू उसकी कितनी है, कूपन रेट कितना दे रहा है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या है, और इन सारी चीज़ों से हम जज कर सकते हैं बॉन्ड्स की यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब कि जितना टाइम पीरियड रहता है इसके अंदर बॉन्ड टोटल हमें कितना रिटर्न देगा। एक क्वेश्चन एक लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, द एक्स कॉर्पोरेशन इश्यूज अ बॉन्ड विद 10 years to maturity having annual coupon of $80. Similar bonds have a yield to maturity of 8%. Par value is $1000. उसके बारे में हमारे पास डिटेल आ गई सारी की सारी। X bonds cash flows have two components. Number one, an annuity component, coupons and lump sum face value paid at maturity. इसका जो फार्मूला है, अभी पहले ये देखें इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है। नंबर वन, टाइम टू मेच्योरिटी 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स देकर अभी उस बॉन्ड की लाइफ पड़ी है। पार वैल्यू उसकी 1000 है, 10 ईयर्स बाद हमें कितने मिलेंगे। कूपन उसके ऊपर $80 पर ईयर है। जी टू मेच्योरिटी उसने बोल दिया कि आपके पास जो इंटरेस्ट है वो 8% है, ठीक है। सिमिलर बॉन्ड्स है वह जी टू मेच्योरिटी के, जो इसके साथ के दूसरे ये जी टू मेच्योरिटी जो मतलब मार्केट वैल्यू, दूसरे जो बॉन्ड्स है वो आपको क्या दे रहे हैं, वो 8% दे रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के जरिए हम इसे यूज करते हैं। यहाँ हमारे पास ये जो कंबाइंड फार्मूला है वो ये है कि वैल्यू इज इक्वल टू आई, आई बोल दो, सी बोल दो, ये बुक्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। आई आप देखोगे यार इधर आई लिखा है, हमने तो पहले सी पढ़ा था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई भी यहाँ पे कूपन को डिफाइन कर रहा है, सी भी कूपन को डिफाइन करता है। आप उसके लिए सी लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, जो आपको दिल करे आप वो वर्ड लिख सकते हैं इंग्लिश का। बेसिक यहाँ पर मकसद उसका यही है कि ये कूपन वैल्यू को बताएगा। मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, एन्युटी के जो इंटरेस्ट फैक्टर है उसे हम करेंगे प्लस मार्केट वैल्यू, मल्टीप्लाई उसे करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, सिंपल सी। ठीक है, वो क्या है, वो नीचे वैल्यूज पुट की हुई है, वो नीचे फुल फार्मूला है। V इज इक्वल टू आई, आई स्टैंड फॉर कूपन, आप आई की जगह पे सी भी लिख सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/1 प्लस के डी की पावर एन, के डी कॉस्ट ऑफ डेट, डिवाइडेड बाई के डी प्लस मार्केट वैल्यू ओवर 1 प्लस के डी की पावर एन। आपने के डी की बजाय आई पढ़ा होगा, ठीक है। तो आई भी के डी को ही डिनोट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट को। यहाँ पे हम क्रिटिकली उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए के डी यूज़ कर रहा हूँ। बुक्स में जनरली उसकी एक्सप्लेनेशन डिफ्रेंशिएशन में नहीं दिया जाया जाता, वहाँ पर आई लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आई बेसिकली के डी को ही डिनोट कर रहा होता है। क्लियर जी। देन नेक्स्ट है जिस इसका सोल्यूशन करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करो, इसी फार्मूले में आई की जगह पे कूपन रेट आ गया डेट इज 80, मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/1 प्लस के डी की जगह पे आपके पास कितना है 8%, तो आपने वो पुट किया, डिवाइडेड बाय के डी भी 8%, मार्केट वैल्यू 1000 है उसे डिवाइड किया 8% पे, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो टोटल फर्स्ट वाले का 463.19, दूसरे का 536.81 और दोनों को प्लस किया तो डेट इज टोटल बॉन्ड की वैल्यू 1000। दिस मीन्स that the bond sells for exactly its face value, इसका मतलब है जितनी फेस वैल्यू है उतनी ही वैल्यू के ऊपर बॉन्ड जो है वो सेल होगा।
कूपन रेट को हम YTM बॉन्ड सेल्स एट इट्स पार वैल्यू, जब कूपन रेट YTM के बराबर हो, ये टू मेच्योरिटी के बराबर आ रहा हो, तो बॉन्ड्स उसकी पार वैल्यू के ऊपर ही सेल आउट होता है। यानी कि जितना कूपन हो उतना ही कॉस्ट ऑफ डेट बोल लो या जी टू मेच्योरिटी बोल लो या अदर बॉन्ड्स का रिटर्न बोल लो, मार्केट रिटर्न बोल लो, तीनों वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। जब ये इक्वल हो तो देन बॉन्ड जो होगा वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर, पार वैल्यू के ऊपर ही सेल होगा। ओके जी, नेक्स्ट दूसरी एक एग्जांपल देते हैं। अज्यूम यू हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, BM and included bonds have a 1000 face value, the promised annual coupon 100, the bonds mature in 20 years, market's required return on similar bond is 12%। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक, अब मैं इसी इन्फॉर्मेशन को उसी फार्मूले में पुट करता हूँ। कूपन हमारे पास इधर कितना था 100, कूपन पुट किया, इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, मेच्योरिटी लाइफ कितनी है 20 ईयर्स, मार्केट वैल्यू कितनी है 1000। ये सारी की सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे पुट किया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 1.12, 1 प्लस आई होता है ना, तो 1 प्लस आई 1.12 उसकी पावर 20 आ गई, डिवाइडेड बाय 0.12 12%, प्लस मार्केट वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई या के डी बोल लो। ठीक है, उसको उसकी पावर 20 दी, तो ये आपके पास टोटल आंसर आ गया 850। आंसर 850 आया। अब ये क्या शो कर रहा है कि बॉन्ड की डिस्काउंट पे बिक रहा है, बॉन्ड सस्ता, उसकी प्राइस है 1000, लेकिन मार्केट वैल्यू अभी इस टाइम जा रही है 850। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि बिकॉज द बॉन्ड सेल्स फॉर लेस देन द गोइंग रेट, इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू रेंट समथिंग लेस देन 1000। Because the bond sells for less than face value, it's said to be a discounted bond. The investor who purchased and kept bond would get $80 per year and would have a 115 gain at maturity as well. This gains compensates the lender for below market coupon rate। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका coupon rate कम है इस बॉन्ड का। देखो इधर मार्केट का रिक्वायर्ड रिटर्न है 12% और इसका coupon पर कितना है 10%। ठीक है, 1000 का $100 आप देखो तो ये 10% बनता है, तो ये 2% कम दे रहा है। मार्केट 12% दे रही है जबकि ये बॉन्ड 10% दे रहा है, 2% कम दे रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि यार एक आदमी आपको 12 रुपए देता है, मैं आपको 10 रुपए दूंगा, आप मुझसे क्यों लोगे? आपको कि यार मुझे 12 वाले में क्या मसला है, आप 12 वाले के पास जाओगे। ठीक है, तो 10 वाले के पास क्यों आओगे जब आपको वो कोई और बेनिफिट भी देगा। वो क्या कह रहा है कि ठीक है आज मुझसे 10 ले लो, लेकिन जब आफ्टर 20 ईयर्स, जब ये टाइम पीरियड पूरा होगा, मैं आपको 115 115 रुपये उस टाइम आपको ये जो मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा गेन भी दूंगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा इसके ऊपर बेनिफिट भी मिलेगा, मैं मार्केट से आपको सस्ता देगा। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट प्रीमियम बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। अज्यूम यू हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, BMN included bonds have a 1000 face value, the promised annual coupon 100, बॉन्ड्स की मेच्योरिटी 20 ईयर्स है, मार्केट्स का रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो इस टाइम 8%, 8%। देन वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 1196, 1196 ये हमारे पास रुपये आ गए। अप्रोक्सीमेटली 1200 मैं कह सकता हूँ 1200 रुपये। 1200 रुपीज आप जनरेट कर रहे हो, 1200 रुपीज आपके पास आ रहे हैं। बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी 1000, जनरेटिंग कितनी हो गई है 1200, 200 का फायदा होगा। अप्रोक्सीमेटली 200 आपको रिटर्न मिल रहा है, 200 का आपको बेनिफिट होगा। क्यों, वाई, यहाँ पर डिटेल में देखते। जस्ट एज राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, अ ड्रॉप ऑफ 2% इन इंटरेस्ट रेट 10 से 8 पे गया, 2% डिक्लाइन हुआ, वुड रिजल्ट इन द बॉन्ड बीइंग सोल्ड फॉर मोर देन 1000, तो उसकी वजह से बॉन्ड की प्राइस ज्यादा होगी। सच अ बॉन्ड इज सेट टू सेल एट अ प्रीमियम और इज कॉल्ड अ प्रीमियम बॉन्ड। ये बॉन्ड प्रीमियम पे सेल होगा और इसे हम प्रीमियम बॉन्ड कहेंगे। इससे हमारे पास क्लियर हो गया कि जब मार्केट का जो रिटर्न है, यानी कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो कम हुआ, मार्केट का इंटरेस्ट रेट 10 से कम होके 8 पे गया, तो बॉन्ड की प्राइस ऊपर चली गई। और दूसरी साइड पे जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट 10 से ऊपर को था, ऊपर 12 को गया, 2% ऊपर गया,
तो देन मार्केट की दूसरी साइड से जो वैल्यू थी वो अप्रोक्सीमेटली 850 तक चली गई, वो डिक्रीज हो गई। ठीक, तो वैल्यू उल्टी डिक्रीज हो गई। अब इससे हमें बिल्कुल क्लियरिफाई हो रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट का और वैल्यू ऑफ बॉन्ड का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर को जाता है 10 से 12 की तरफ जाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से ज्यादा होता है। यहाँ पे 10 कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 10 कूपन रेट है। हमने आगे जो एग्जांपल है उसके अंदर 10 कूपन रेट को डिफाइन कर रहा है। तो सिंपल वर्डिंग में जब कूपन रेट से ऊपर को जाएगा, जब कूपन रेट से इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, तो मार्केट का जो वैल्यू है, जो बॉन्ड की वैल्यू है वो डिक्लाइन हो जाएगी, वो इन्वर्स हो जाएगी। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा उतनी मार्केट वैल्यू नीचे आती जाएगी। जितना इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से कम होता जाएगा उतनी वैल्यू बॉन्ड की इंक्रीज करती जाएगी। तो दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कूपन रेट वर्सेस ईयर टू मैच्योरिटी। अब बारी बारी कूपन रेट का सभी के साथ रिलेशनशिप यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इफ अ बॉन्ड्स कूपन रेट इज लेस देन इट्स ईयर टू मैच्योरिटी, अगर बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो ईयर टू मैच्योरिटी से कम हो, ईयर टू मैच्योरिटी वो जो मार्केट का रिटर्न है, देन बॉन्ड इज सेलिंग एट अ डिस्काउंट, तो बॉन्ड डिस्काउंट पे बिकेगा। इफ अ बॉन्ड्स कूपन रेट इज मोर देन इट्स ईयर टू मैच्योरिटी, अगर ईयर टू मैच्योरिटी से ज्यादा हो तो बॉन्ड प्रीमियम पे होगा, अगर दोनों इक्वल हो तो बॉन्ड पार वैल्यू पर होगा। बिल्कुल सिंपल। ये इसी ग्राफ के अंदर भी थोड़ा सा ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया गया कि देखो आपका जैसे जैसे बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होती है, आप देखो ये इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। बॉन्ड प्राइसेस एंड ड्यू टू मैच्योरिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। सेमी एनुअल, मंथली, वीकली, डेली की अगर आप बात करें, अगर वो पहले हमने एनुअल की बात की है, तो अगर सेमी एनुअली, मंथली, वीकली, डेली कूपन्स पे डिस्कस किया जाए, तो व्हेन द पेमेंट्स ऑफ कूपन्स आर मेड ऑन सेमी एनुअली, ईच पेमेंट ऑफ हाफ ऑफ द एनुअल कूपन रेफर टू एज सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड। तो इसमें सिंपल से आपने दो काम करने हैं, आई को 2 पे डिवाइड कर देना है और एन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है जब सेमी एनुअली की बात है। अगर मंथली की बात आएगी तो आप क्या करोगे, आई को 12 पे डिवाइड कर दोगे और एन को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वीकली की बात आएगी तो अप्रोक्सीमेटली 52 वीक्स होते हैं, तो आई को 52 पे डिवाइड कर दोगे, एन को 52 से मल्टीप्लाई कर दोगे। डेली की बात आएगी तो डेली 365 डेज होते हैं, तो आई को 365 पे डिवाइड कर दोगे, एन को 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये सिंपल है। देखो बेसिकली ये कॉर्पोरेट फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप ये इक्विटी वैल्यूएशन और बॉन्ड वैल्यूएशन डिटेल में इनके न्यूमेरिक सब कुछ करते हो। तो यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में इसीलिए चीज़ें नहीं कराई। ये जो मोस्टली मेरा ये जो स्लाइड्स का डाटा है ये भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का लेक्चर मतलब उसमें हम पढ़ाते हैं, तो वहीं से मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की है। तो इसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। बेसिकली आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स का पार्ट है। वहाँ पर आप डिटेल के अंदर इनके न्यूमेरिक्स भी करते हो, सब कुछ करते हो। यहाँ पे जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल कोट की है, कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इंक्लूड नहीं किए। इंटरेस्ट रेट रिस्क, the risk that arises for bond owners from fluctuating interest rate is called interest rate risk। जब इंटरेस्ट रेट बदलेगा तो उससे एक रिस्क भी जनरेट होगा। इंटरेस्ट रेट के बदलने से बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए तो वो इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाएगा। The risk on a bond depends on how sensitive its price to interest rate changes। ये जो रिस्क है ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितना सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट की तरफ। कुछ बॉन्ड्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ कम होते हैं। किन बेसिस पे होते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दूँ, मैंने पहले कहा कि कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चीज़ होती है, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं की। अब बॉन्ड की जब हम बात करते हैं ईयर टू मैच्योरिटी, तो उसके साथ हम बॉन्ड की कन्वेक्सिटी, बॉन्ड की कन्वेक्सिटी मतलब ये सेंसिटिविटी, ठीक है, बॉन्ड्स की ड्यूरेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये चीज़ें भी हम चेक करते हैं। उनके भी बाकायदा फार्मूलाज हैं, उनकी भी सारी डिटेल्स हैं, बट हम यहाँ पर उनको डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए मैंने उनको एडअप नहीं किया। बट अगर कोई आपसे पूछे कि बॉन्ड्स में और क्या क्या हम ईयर टू मैच्योरिटी के अलावा कौन सी कैलकुलेशन हो सकती है, तो आप ये कह सकते हो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी कन्वेक्सिटी भी जज होती है। The sensitivity directly depends on time to maturity, कितना टाइम पीरियड होगा और कितना कूपन रेट होगा। इन दो चीज़ों के ऊपर सारे का सारा इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है। While looking at a bond filing should be kept in mind,
आर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द लॉन्गर टाइम टू मैच्योरिटी, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट का रिस्क होगा। दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक बॉन्ड है, ये आगे अभी डिटेल में अगर एग्जांपल्स में मैंने लिखा भी हुआ है तो वहीं पे चलो बताता हूँ, अभी अगली स्लाइड्स में आ जाए। Are other things being equal, the lower the coupon rate, the greater the interest rate. इंटरेस्ट रेट और coupon rate का इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं। हमने ऊपर भी बात की, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है coupon rate से तो वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती। ठीक है, तो coupon rate और इनवर्स इंटरेस्ट रेट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि इंटरेस्ट रेट का मेच्योरिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसे हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेनेशन में जा सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ नहीं मैं गया। मैंने यहाँ पे आगे दूसरी उसकी इंटरेस्ट रेट के साथ टाइम टू मैच्योरिटी के बारे में डिस्कस किया गया। देखो इंटरेस्ट रेट है 5%, तो 1 ईयर का जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू आ रही है 1047, जबकि 30 ईयर्स का जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू आ रही है 1768। ये एक स्टैंडर्ड पे। अभी देखो आगे 10% पे 1 ईयर और 30% सेम होगा। इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट बराबर है तो वहां पे ये सेम होगा। ओके आगे 15%, इंटरेस्ट रेट 5% राइज हुआ। 1 ईयर बॉन्ड की वैल्यू कितनी हुई 956, अप्रोक्सीमेटली 44 रुपीज डिक्रीज हुई। जबकि दूसरी साइड पे देखो 30 ईयर्स बॉन्ड की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई, वो 670 पे चला गया। अप्रोक्सीमेटली 330 रुपए का फर्क आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि जब इंटरेस्ट रेट इधर से बढ़ता है तो दूसरी साइड से जितनी ज्यादा मैच्योरिटी होगी, जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा बॉन्ड का, उतना ज्यादा उसमें चेंज आ जाती है, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू में फर्क आ जाता है, उतनी ज्यादा उसकी जो वैल्यू है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ओके जी, सॉरी ये मैं उधर वापस जाता हूँ, वहाँ से हम अगेन कंटिन्यू करते हैं जी। ओके जी, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है, जैसे जैसे आप देखते हैं कि मेच्योरिटी टाइम पीरियड जिसका ज़्यादा है उस पर इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट भी ज़्यादा आ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ 10% से 5% पे गया तो 1000 से देखो 1 ईयर जो बॉन्ड की वैल्यू है वो जस्ट 47 रुपीज इंक्रीज हुई है, जबकि जो 30 ईयर्स बॉन्ड है उसकी वैल्यू 768 रुपीज इंक्रीज हो चुकी है, $768 इंक्रीज हो चुकी है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि जिसकी मेच्योरिटी ज़्यादा है उस पर इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट भी ज्यादा आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रूव हो गया। इसको आप ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स वैल्यू 30 ईयर्स जो बॉन्ड है उसकी देखो स्लोप, और जो 1 ईयर बॉन्ड है उसकी स्लोप देखो। तो 1 ईयर जो बॉन्ड है उसकी स्लोप और 30 ईयर्स बॉन्ड की स्लोप में बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। ये ग्राफ एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया है। द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द प्राइस इज मच स्टीपर फॉर 30 ईयर्स मेच्योरिटी देन इट इज फॉर 1 ईयर मेच्योरिटी। The steepness carried that a relatively small change in interest rate will lead to a substantial change in the bond's value. In comparison, 1 year bond is relatively less sensitive to interest rate changes. So जिसकी maturity कम है उसकी sensitivity भी कम होगी. The reason for longer term bonds having greater interest rate sensitivity is that a large proportion of the bond's value comes from the 1000 face amount. The present value of this amount is not affected by small change in an interest rate if amount is to be received in a year. ठीक है जी, वो उसके बारे में सारी सारी बातें देखो, जिसको टाइम पीरियड ज्यादा है उसमें चेंजिंग आने के चांसेस भी ज्यादा है, तो टैक्स वाई वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। While even a small change in interest rate when compounded for 30 years will have a significant impact on the present value. क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपाउंडिंग हो रही है, एक साइड पे 1 ईयर की कंपाउंडिंग हो रही है, दूसरी साइड पे 30 ईयर्स की कंपाउंडिंग हो रही है। तो 30 ईयर्स की कंपाउंडिंग डेफिनेटली बात है 1 ईयर से कई गुना ज्यादा चेंज रहेगी। इंटरेस्ट रेट रिस्क इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट इफ वी कंपेयर द 10 ईयर बॉन्ड विद द 1 ईयर बॉन्ड। ऑब्वियसली 10 ईयर बॉन्ड हैज मच ग्रेटर रिस्क। अगर हम 10 साल का बॉन्ड को एक साल वाले बॉन्ड से कंपेयर करें तो 10 साल वाले का इंटरेस्ट रिस्क जो है वो ज्यादा होगा। बट इफ वी कंपेयर अ 20 ईयर बॉन्ड टू 30 ईयर्स, अगर हम 20 साल वाले को 30 साल वाले से कंपेयर करें तो 30 ईयर बॉन्ड विल हैव अ समवट ग्रेटर इंटरेस्ट रेट रिस्क, बट द डिफरेंस इज फेयरली स्मॉल। तो जितना ज्यादा टाइम पीरियड आगे को बढ़ता जाएगा उतना उनका आपस में जो स्टीपनेस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, बट डेफिनेटली जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है उसका डिफरेंस भी ज्यादा होगा।
द बॉन्ड्स विद लोअर कोपन्स हैव ग्रेटर इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो दूसरा था हमने रिलेशन उसका कोपन के साथ किया था। If two bonds with different coupon rates have same maturity, the value of the one with the lower coupon is proportionately more dependent on the face amount to be received. So its value will fluctuate more as interest rate changes. अगर दो बॉन्ड हैं जिनकी मेच्योरिटी सेम है तो जिसका कूपन रेट कम है वो ज्यादा डिफरेंस में जाएगा, उसकी वैल्यू में ज्यादा चेंज आएगी। इन अदर वर्ड्स, bonds with higher coupon has a larger cash flow early in its life। वो bonds जिनका coupon rate ज्यादा होता है वो अर्ली शुरू के अंदर ज्यादा आपको कैश फ्लो दे देते हैं। सो इट्स वैल्यू इज लेस सेंसिटिव, उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक। बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम, अब ये वो जो पीछे हमने डिस्कस की है उन्हीं के बारे में थोड़ी सी जनरल में आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, जस्ट पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पे। The fund statement about bond pricing are always true. Bond prices and market interest rate move in opposite direction. बॉन्ड की प्राइस और मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट होगा दोनों इनवर्सली रिलेटेड होंगे, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी। दूसरा, when a bond's coupon rate is greater than equal to less than the market's required return, the bond's market value will be। अगर coupon rate greater than है तो रिटर्न जो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन होगी। इक्वल है तो इक्वल, लेस है तो लेस, तो उनका आपस में रिलेशनशिप हमने ये पीछे पढ़े, ये पीछे वाले पॉइंट्स को ही आगे डिस्कस किया गया। गिवन टू बॉन्ड्स आइडेंटिकल बट फॉर मैच्योरिटी, दोनों की आइडेंटिकल एक जैसी मैच्योरिटी है, द प्राइस ऑफ द लॉन्गर टर्म बॉन्ड विल चेंज मोर देन दैट ऑफ द शॉर्टर टर्म बॉन्ड। जिसकी मैच्योरिटी ज्यादा है उसकी प्राइस में तब्दीली भी ज्यादा है। गिवन टू बॉन्ड्स आइडेंटिकल बट फॉर कोपन, एक ही जैसे सेम बॉन्ड है लेकिन कोपन उनका डिफरेंस है, द प्राइस ऑफ द लोअर कोपन बॉन्ड विल चेंज मोर देन दैट ऑफ द हायर कोपन बॉन्ड। जिसकी कोपन रेट कम होगा उसकी प्राइस में ज्यादा तब्दीली आएगी। ये चार हमने पीछे जो डिस्कशन की है उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया। ठीक हो गया जी। We have seen that the price of a bond can be written as the sum of its annuity and lump sum components, knowing that there is an $80 coupon rate for 6 years। ये एक और एग्जांपल डिस्कस की गई है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, knowing that there is an $80 coupon rate for 6 years and a 1000 face value, the price of the bond is, अगर हम उस पे करें, अब यहाँ पर हमें बाकी चीजें तो दी गई हैं बट आर नहीं दिया गया। आर बोल दो, आई बोल दो, के बोल दो, तो वो हमें नहीं दिया गया। अब क्या करें, उसे कैसे फाइंड करें? आर इज द अननोन डिस्काउंट रेट ऑफ द yield to maturity। To solve the above equation for R, we will have to use trial and error method या interpolation हमें करनी पड़ती है। ये दो मेथड्स होते हैं। ट्रायल एंड हिट मेथड क्या होता है कि आप हिट एंड ट्राई लगाते जाओ। अच्छा जी, पहले 6% लगाया, कितना आया, फिर 7% लगाया, कितना आया, फिर 8%, ऐसे परसेंटेज बदलते गए भी, कहीं पे तो उसके बराबर आएगा। तो ये होता है हिट एंड ट्राई मेथड। ठीक है, इंटरपोलेशन का पूरा फार्मूला है, उसका पूरा मेथड है। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये किया हुआ होगा, तो डेट्स वाई मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आप लोग कहोगे तो उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैंने उसमें नहीं किया क्योंकि वो एक सेपरेट थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसकी वर्किंग हो जाएगी। ठीक है जी। अभी यहाँ पे मैंने हिट एंड ट्राई के थ्रू आपको थोड़ा सा करके दिखाया है। इसी में देखो, वी कैन स्पीड अप द ट्राई एंड एरर प्रोसेस बाय यूजिंग आवर नॉलेज अबाउट प्राइसेस एंड yield। जो हमने पीछे वो जो थ्योरम्स पढ़े हैं उनकी बेस पे हम कह सकते हैं। देखो, बॉन्ड इज सेलिंग एट अ डिस्काउंट, इधर उसकी देखो बॉन्ड की प्राइस कितनी है, 955.14, 955। इसका मत कोपन कितना है, 80। ठीक है, 1000 वाले पे 80 कोपन का क्या मतलब है कि जी 8% कोपन है, 8% कोपन है और प्राइस है इस टाइम 955। ठीक है, दो चीजें। अब देखो, सिंस द बॉन्ड इज सेलिंग एट अ डिस्काउंट, 955 डिस्काउंट पे सस्ता बिक रहा है, वी नाउ दैट द yield इज ग्रेटर देन 8%, तो कोपन रेट से ज्यादा होगा। जब इंटरेस्ट रेट कोपन रेट से ज्यादा होता है तब ही बॉन्ड 1000 से सस्ता बिकता है। अब ये सस्ता बिक रहा है तो इसका मतलब कोपन रेट जो है वो 8% से ज्यादा होता है। लेट अज्यूम हम ये 10% पे लेते हैं। इफ वी कंप्यूट द प्राइस एट 10%, प्राइस इज 912। जब हम 10% पे लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 912। इसका क्या मतलब है, विच इज लोअर देन द एक्चुअल प्राइस, वो उससे कम है। सो 10% इज टू हाई, इसका मतलब 10% से कम इंटरेस्ट रेट होगा, 10% से ज्यादा नहीं होगा। रेदर इट शुड बी बिटवीन 8 to 10%, ये 8 से 10% के दरमियान में होगा। तो हमने वो कैलकुलेट किया, फिर 9%, तो हमें पता लग गया जी कि 9% के ऊपर ये वैल्यू आ गई। क्लियर? तो ये हिट एंड ट्राई होता है कि आप क्या करो कि एक ऊपर वाला लेगा, उससे फिर आप देखते हो उसकी बेस पे आप कर लेते हो। इंटरपोलेशन भी इसकी तरह ही है
कि आप एक ऊपर वाली वैल्यू लेते हो और एक नीचे वाली वैल्यू लेते हो, फिर दोनों के दरमियान में उसकी वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है। वो भी सेम ऐसा ही मेथड है, बस वो थोड़ा सा ज्यादा आपको एग्जैक्टली नहीं ले जाता है। इंटरेस्ट रेट वर्सेस मार्केट वर्सेस यील्ड टू मैच्योरिटी, अब उन सारों का रिलेशनशिप पीछे भी डिस्कस किया था, यहाँ पर तीसरे को भी सभी को ऐड करके एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। कूपन रेट इज द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन अ बॉन्ड बाय इट्स इशूअर फॉर द टर्म ऑफ द सिक्योरिटी। Once set at the issuer's date, a bond's coupon rate remains unchanged. एक बार coupon rate बता दिया, उसके बाद coupon rate नहीं बदलता. And holders of the bond receive fixed interest payments at a predetermined time frequency. एक time भी पहले ही maturity time भी पहले ही decide हो जाता है. A bond issuer decides on the coupon rate based on prevalent market interest rates, among others, at the time of the issuance. Market interest rates change over time, and as they move higher or lower than the bond's coupon rate, the value of the bond increases or decreases respectively. उसके हिसाब से बॉन्ड की वैल्यू में भी चेंज आता है। अगर मैं मार्केट वैल्यू रेट की बात करूं तो चेंजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स रिजल्ट सिंस अ बॉन्ड्स कूपन रेट इज फिक्स्ड ऑल थ्रू द बॉन्ड्स मैच्योरिटी अ बॉन्ड होल्डर is stuck with receiving comparable lower interest payments when the market is offering a higher interest rate. An equally undesirable alternative is selling the bond for less than its face value at a loss. जाहिर बात है मार्केट का रिटर्न ज्यादा हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा। If the market rate turns lower than the bond's coupon rate, अगर मार्केट का रेट कम हो गया, holding the bond is advantageous, उसे फायदा हो जाएगा, as other investors may want to pay more than the face value of for the bonds comparably higher coupon rate, क्योंकि उसे ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा कूपन मिल रहा है दूसरों की निस्बत। ये हमने पीछे बातें की हुई है, उन्हीं की थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की गई है। yield to maturity when investors buy a bond, ये इस वजह से है कि पास में मैंने जस्ट वो बताया था कि अच्छा जी ये रिलेशनशिप है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कि जी आप वो पॉइंट तो बता देते हैं लेकिन उन पॉइंट्स को इंग्लिश में हमने कैसे लिखना है, हम कैसे उसके ऊपर लिखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टाइप, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई ये फिर कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड की कि जी ये आप लोगों के लिए एक वो पूरी की पूरी डिटेल आ गई है उसके अंदर कि अगर आप उसे वैसे नहीं खुद से नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते तो यहाँ से पूरी की पूरी डिटेल को आप कॉपी करके तो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये yield to maturity के बारे में, when investors buy a bond initially at face value and then hold the bond to maturity, the interest they earn on the bond is based on the coupon rate set forth at the issuance. For investors acquiring the bond on the secondary market, depending on the prices they pay, the return they earn from the bond's interest payment may be higher or lower than the bond's coupon rate. This is the effective return card due to maturity. ठीक है जी, एक एग्जांपल भी नीचे कोट की हुई है, उसके अंदर भी सारा का सारा डिटेल yield to maturity के साथ डिस्कस की गई। बॉन्ड के फीचर्स, डेट वर्सेस इक्विटी। Securities issued by the corporation may be classified as a equity or debt. When corporations borrow, they generally promise to make regular scheduled interest payment and repay the original amount borrowed. जब वो डेट लेती हैं तो वो दो गारंटी देती हैं कि एक आपके जितने पैसे हैं वो आपको लाजमी वापस किए जाएंगे, प्रिंसिपल आपको लाजमी वापस किया जाएगा, और दूसरा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेगुलर पेमेंट दी जाएगी, जबकि डेट के ऊपर ये चीज नहीं होती। तो सबसे बड़ा डेट और इक्विटी का डिफरेंस ही ये होता है। The main difference between debt and equity are debt is not an ownership, debt कोई ownership नहीं है, interest in the firm, creditors generally do not have a voting power, उनके पास voting power नहीं होती, corporations payment of interest on debt is considered as a cost of doing business, उसे हम cost of debt तो cost of doing business भी consider करते हैं, and is fully tax deductible, और उस पर टैक्स में हमें राइट मिलती है, टैक्स शीट का बेनिफिट हो जाता है। Why dividends paid to stockholders, जबकि जो डिविडेंड पे किया जाता है स्टॉक होल्डर्स को, उसके ऊपर कोई टैक्स का बेनिफिट हमें नहीं मिलता, वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। अनपेड डेट इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, आपने डेट इशू किया, अब जब तक वो मैच्योरिटी उसका टाइम नहीं आ जाता तब तक वो ऐसे लायबिलिटी बैलेंस शीट में चलता रहता है। If it is not paid, the creditors can legally claim the assets of the firm, उसके ऊपर वो लीगली क्लेम भी कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन बैंक्रप्सी और फाइनेंशियल फेलियर। दिस पॉसिबिलिटी डज नॉट अराइज व्हेन इक्विटी इज इशूड। इक्विटी के अंदर ये चीज नहीं होती। इक्विटी में फर्ज करो लॉस हो गया, बिजनेस को कुछ भी नहीं मिला, तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने शेयर होल्डर्स को
रिटर्न देना है आपने उनको, उनके पैसे वापस करने, लॉस हो गया, अब कंपनी क्या कर सकती है। Long-term debt securities are promises made by the issuing firm to pay principal when due and to make timely interest payments on the unpaid balance. जो लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज हैं वो प्रॉमिस करती हैं कि वो इशूइंग फर्म को प्रिंसिपल भी पे करेंगी और टाइमली इंटरेस्ट भी पे करेंगी। A number of features that distinguish these securities from one another is the maturity in the length of time debt remains outstanding with some unpaid balance। डेट की एक मेच्योरिटी होती है, इक्विटी की कोई मेच्योरिटी नहीं होती। शॉर्ट टर्म डेट हैविंग मेच्योरिटी ऑफ 1 year or less is sometimes referred to as unfunded debt, whereas long term debt having maturity of greater than 1 year always as funded। उनके बिहाइंड कोई ना कोई फंड वगैरह डिस्कस होता है, अभी आगे टाइप्स के अंदर ये चीज आ जाएगी। Debt securities are typically called notes, debentures, or bonds. Strictly speaking, a bond is secured debt, but the word bond refers to all kinds of secure and unsecured debt। असल में तो बॉन्ड जो होता है वो एक सिक्योर डेट ही होता है, ठीक है, बट हम जनरली जब बुक्स में बात करते हैं तो हम इसे सारे के सारे डेट पे ही सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों में ही कंसिडर कर देते हैं। ओरिजिनल मेच्योरिटी ऑफ 10 years और लेस आर कार्ड एज नोट्स, जिनकी लाइफ 10 साल से कम हो या 10 साल पे आए तो हम उसे नोट्स कहते हैं। वाइल लॉन्ग टर्म टर्म इश्यूज आर बॉन्ड, जिनकी लाइफ ज्यादा होने हम बॉन्ड कहते हैं। पब्लिक इशू बॉन्ड्स ऑफर टू जनरल पब्लिक, प्राइवेटली प्लेस बॉन्ड्स प्लेस्ड विद द प्राइवेट लेंडर एंड नॉट ऑफर टू जनरल पब्लिक, ये खास खास बैंकों को, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑफर किए जाते हैं। अच्छा, इस पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो उसके बारे में डिस्कस किया गया। ये एक एग्जांपल लेकर डिस्कस किया गया। अमाउंट ऑफ इशू लेट अज्यूम 125 मिलियन, द कंपनी विल इशू 125 मिलियन वर्थ ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है जी। रिसेंटली बॉन्ड जो इशू कर रही है अस्करी बैंक, हाँ अस्करी का आया है और वो था बिलियन के अंदर, पाकिस्तान का मतलब फर्स्ट टाइम इतने हैवी वो इशुएंस हो रही है बॉन्ड की। तो बकायदा उसके ऊपर वो जो स्टेट बैंक है फिर उसने रेस्ट्रिक्शंस लगाई है बड़ी, उसने उसके ऊपर खुद मैनेज करने को उसने कहा कि आप इतने बड़े लेवल के ऊपर इतनी ज़्यादा अमाउंट के ऊपर आप डेट इशू कर रहे हो, बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, तो हम इसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे और इसके अंदर आप अपने ही मतलब एज ए राइट शेयर के तौर पर आप इशू नहीं करोगे, ऐसे बहुत सी उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस लगाएंगे। तो बॉन्ड्स के वो आ रहा है, लेकिन मुझसे लास्ट टाइम एक्सपर्ट ने डिस्कस भी किया था कि सारे एक आईपीओ आ रहा है तो उसके बारे में प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो मैंने उस टाइम भी उसे कहा था कि ये चीज़ें में इंटरेस्ट आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स में इंटरेस्ट चल रहा है, बॉन्ड्स है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चल रहा है, तो डेट्स वाई मैं इसकी परचेजिंग और इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे होता है, तो बेसिकली बीइंग मुस्लिम हमें इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता, इस वजह से मैं उसमें नहीं जाता, उसको डिस्कस नहीं करता। मैं कोशिश होगी कि लास्ट लेक्चर एक जो रिजर्व के नाम से मैंने रखा हुआ है, अगर वो उसमें हमें टाइम मिला, वैसे तो वो इसी इक्विटी में मुझे लगता है ये कवर अप हो गया वो, क्योंकि हमारा लास्ट लेक्चर थोड़े से हम लेट चल रहे हैं। बट अगर फर्ज करो टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम आईपीओस बाय करते हैं, किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल का प्रोसेस करते हैं। मेरा अकाउंट है, मैं वो स्टॉक एक्सचेंज में करता हूँ, ठीक है, बाइंग और सेलिंग। बट रिसेंटली जो आई है वो प्रेफरेंस शेयर्स है और इधर से ये बॉन्ड्स आए हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स और बॉन्ड्स में नहीं, इंटरेस्ट की वजह से इनमें मैं कोई डीलिंग नहीं करता। तो टैक्स वाई वरना मैं इन्हीं पे आपको वीडियो करता, तो अगर अगर नेक्स्ट एक आध वीक में कोई ऐसी आई आईपीओ तो देन मैं उसको किस तरीके से हम बाय करते हैं वो पूरा पूरा प्रोसेस वीडियो बना के आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। ओके जी, तो डेट ऑफ इशू 28 फरवरी 1986 में इन्होंने इशू किया था, मेच्योरिटी थी 2016 फर्स्ट अप्रैल की, ठीक है जी। और फेस वैल्यू थी 1000, एनुअल कूपन 9.25% था, ऑफर प्राइस उसकी 1000 थी। कॉमन पे कॉपन जो पेमेंट थी वो 1 मार्च और 1 सितंबर यानी कि साल में 2 दफ़ा दी जाएगी, सेमी एनुअली आप बोल सकते हो। सिक्योरिटी इसके ऊपर कोई नहीं थी। सिंकिंग फंड एनुअल, सिंकिंग फंड वो होता है कि जहाँ से आप इस बॉन्ड के पैसे कल को वापस करोगे, ठीक है कि जी मैं ये जो बॉन्ड है इस जगह से आप एक फंड क्रिएट कर लेते हो, हर साल उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते रहते हो कि जी इतने सालों के बाद मैंने इस बॉन्ड के पैसे उनको देने हैं, तो बजाय इसके कि यकदम एक साल में उसमें से पैसे निकालूं, मैं थोड़े थोड़े पैसे रूटीन में निकालता रहता हूँ। तो वो जो फंड होता है उसे हम सिंकिंग फंड कहते हैं। कॉल प्रोविजन नॉट कॉलेबल, कॉल प्रोविजन का मतलब कि आप उसे अगले उस टाइम से पहले आप उसे वापस ले सकते हो कि नहीं ले सकते, तो इस बॉन्ड की ये शर्त नहीं थी, नहीं वापस हो सकता। कॉल प्राइस जो थी
हाँ, ये डिसाइड किया गया था कि 106.48 के ऊपर इनिशियली आप इसे वापस लेंगे। ठीक है जी, रेटिंग इसकी A2 थी। अब ये व्हाट इज रेटिंग, तो अभी आगे रेटिंग के बारे में भी डिस्कशन आ जाएगी। अच्छा जी, बॉन्ड के फीचर्स। इंडेंचर, देखो प्रॉस्पेक्ट्स होती है, प्रॉस्पेक्टस आपने पढ़ा होगा। प्रॉस्पेक्टस क्या होती है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है जब उसने शेयर्स बेचने होते हैं। इसके अंदर शेयर्स के बारे में मुकम्मल डिटेल होती है। सेम ऐसे ही जब बॉन्ड्स बेचे जाते हैं तो बॉन्ड्स के साथ भी एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसे हम कहते हैं इंडेंचर। इंडेंचर के अंदर बॉन्ड की पूरी डिटेल होती है। ये जो जितनी ऊपर ये जितनी चीजें ये मैंने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी चीजें उस इंडेंचर के अंदर लिखी जाती हैं। ये सुपर स्टोर्स का बॉन्ड था जो 1986 में इशू हुआ, ये उसका इंडेंचर है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ये उसका इंडेंचर है, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल लिखी जाती है। द बॉन्ड इंडेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बॉन्ड इशूअर एंड द बॉन्ड होल्डर्स, यूजुअली अ ट्रस्टी। It hired by the issuer to protect the bondholder interest. The trust company must make sure the terms of indentures are obeyed. जो जो इंटेंचर के अंदर लिखा हुआ है आपने उसको फॉलो करना है। मैनेज द सिंकिंग फंड को मैनेज करना है। रिप्रेजेंट द बॉन्ड होल्डर्स इन डिफॉल्ट, और उसको रिप्रेजेंट भी करना, उनकी मदद करनी। तो इंडेंचर के अंदर क्या क्या कुछ होता है? बेसिक टर्म्स होती हैं, टोटल अमाउंट होता है, डिस्क्रिप्शन होती है सिक्योरिटी की, रीपेमेंट होती है, कॉल प्रोविजंस, प्रोटेक्टिव कन्वीनियंस, जो कुछ है सारी की सारी बॉन्ड के बारे में डिटेल इसके अंदर शामिल होती है, इसके अंदर लिखी जाती है। Terms of the bond. Corporate bonds usually have a face value of 1,000 called principal value, and it is stated on the bond certificate. The par value of a bond is almost always same as the face value, and terms are used interchangeably. Face value और par value दोनों सेम ही चीजें होती हैं। The corporate bonds are usually in registered form, mostly in a government से register करवाया जाता है। Register bond, the company keeps a registrar recording the ownership of each bond and any change thereof। मतलब ये किसी न किसी आदमी के नाम के ऊपर होता है। मैंने खरीदा है तो मेरा नाम होगा या मेरे नाम पर होगा। ठीक है। The company will pay the interest and principal by check made directly to the address of the owner और रिकॉर्ड के जिसके मेरे नाम के ऊपर, मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है रजिस्टर्ड बॉन्ड। बेगर बॉन्ड, या जिसे हम नॉन रजिस्टर्ड बॉन्ड भी कह सकते हैं, कि जिसके हाथ में उसका ही है, इसका कोई ओनरशिप रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है, बेगर बॉन्ड्स आर डिफिकल्ट टू रिकवर इफ लॉस्ट और स्टोलन। डेफिनेटली बात है, मुझसे गुम हो गया तो अब जिसके हाथ में वो आ गया वो जाके उसके ऊपर अपने पैसे ले लेगा, मुझे उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इसमें प्रॉब्लम होती। कंपनी हैविंग नो रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप, कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता ओनरशिप का। टैक्स वाइज इसे हम बेगर बॉन्ड या फिर नॉन रजिस्टर्ड बॉन्ड भी कहते हैं। Security. Debt securities are classified as collateral and mortgage used to protect the bondholder. Collateral और mortgage की दो टाइप्स के अंदर यानी कि डिस्कशन हो रही है। Collateral क्या है? Means securities that are pledged as security for payment of debt. Mortgage securities are secured by a mortgage on the real property of the borrower, involving usually real estate. कोलेटरल में क्या होता है कि उसके पीछे, उसके बिहाइंड पे कोई ना कोई बॉन्ड, कोई ना कोई सिक्योरिटी आपने रखी हुई होती है। जबकि मोर्टगेज में उसके बिहाइंड आप कोई ना कोई एसेट रख रहे होते हो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट आप पीछे बिहाइंड में रखी होती है। डिबेंचर इज एन अनसिक्योर्ड बॉन्ड फॉर विच नो स्पेसिफिक प्लेज ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड। डिबेंचर के बिहाइंड कोई आप नॉर्मली जो प्रॉपर्टी या कोई भी प्लेज आप नहीं रखते। ये बॉन्ड और डिबेंचर का वास्ता, इसका पीछे नोट का भी डिफरेंस आ गया था, यहाँ पे डिबेंचर का भी डिफरेंस मैंने बता दिया। ये नॉर्मली हम बॉन्ड, डिबेंचर, नोट्स तीनों को एक ही लाइन में कंसिडर कर देते हैं, बट तीनों में फर्क होता है। नोट वो होता है जिसकी लाइफ 10 ईयर से कम हो। ठीक है, बॉन्ड वो होता है जिसकी लाइफ 10 ईयर से ज्यादा हो। डिबेंचर वो होता है जिसके बिहाइंड कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ना हो। द टर्म नोट इज यूज फॉर सच इंस्ट्रूमेंट्स इफ द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड्स इज लेस देन 10 ईयर्स व्हेन इशूड। तो ये तीनों का डिफरेंस यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया गया। सीनियरिटी. Seniority indicates preference in position over lenders, and debts are sometimes labeled as senior or junior to indicate seniority. Some debt is subordinate debt. In the event of default, the holders of subordinated debt must give preference to other specific creditors. However, debt cannot be subordinate to इक्विटी। मतलब इसके अंदर हम ये करते हैं कि यार सीनियरिटी, किसकी सीनियरिटी ज्यादा है, कौन पहले होगा। अगर फर्स्ट करो कंपनी को लॉस हो जाता है तो पहले किसको पैसे दिए जाएंगे, ये हम सीनियरिटी में बात करते हैं। तो डिबेंचर की सीनियरिटी भी होती है। ठीक हो गया। रीपेमेंट भी सीनियरिटी की तरह ही है कि किसको पहले पैसे दिए जाएंगे। बॉन्ड्स कैन बी रीपेड एट मैच्योरिटी और दे मे बी रीपेड इन पार्ट और इन इंटायरली।
बिफोर मेच्योरिटी अगर कार्यबल है तो आप मेच्योरिटी से पहले भी उसे पे कर सकते हो। अर्लियर पेमेंट इज हैंडल्ड थ्रू अ सिंकिंग फंड। जाहिर बात है वो जो मैंने पहले ही बताया कि सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है, उससे फिर आप पैसे देकर बॉन्ड को खरीदते हो। अ सिंकिंग फंड इज एन अकाउंट मैनेज बाय द बॉन्ड ट्रस्टी फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की रीपेमेंट के लिए हम इसे जनरेट करते हैं। कॉल प्रोविजन क्या होती है कि आप टाइम पीरियड से पहले उसे परचेज कर सकते हो कि नहीं। 10 साल का बॉन्ड है, मैं 5 साल बाद मेरे पास पैसे हो गए, तो क्या 5 साल बाद मैं उस बॉन्ड को दोबारा खत्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये कॉल प्रोविजन है। A call provision allows the company to repurchase or call part or all of the bond issues at stated prices over a specific period. Generally, the call price is above the bond stated value. The difference between the call price and the stated value is the call premium. The amount of premium initially set equal to the annual coupon payment becomes smaller over time and declines to zero as call dates move closer to time of maturity. जितना ज़्यादा टाइम पास जाता जाएगा, जितना ज़्यादा maturity टाइम पीरियड कम होता जाएगा, उतना ही उसके ऊपर वैल्यू भी कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड रहता होगा, उतना ही कॉल प्रोविजन की वैल्यू भी आप ज़्यादा रखोगे। प्रोटेक्टिव कन्वीनियंस is that part of the indenture or loan agreement that limits certain actions a company might wish to take during the term of the loan. These are negative or positive. Negative क्या होते हैं जी? Limits or prohibits action that company might take. For example, limitation on the amount of dividend according to some formula, restrict pledging assets to other lenders, excluding merger with another firm, restricting selling or leasing assets, excluding issuance of additional long-term debt. ये मतलब कुछ ऐसी इंटेंशन में टर्म्स लिखी जाती हैं जो कंपनी को रोकती हैं। नेगेटिव का मतलब कंपनी को रोक रही है, इन कामों से कंपनी किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकती, कंपनी अपने एसेट्स को बेच नहीं सकती, कंपनी डिविडेंड को लिमिटेड करके या डिविडेंड को ज्यादा नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, ऐसे कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि आपका जो बॉन्ड है वो सिक्योर है, उसकी सिक्योरिटी को जनरेट करने के लिए। पॉजिटिव में क्या है कि कौन कौन सी कंपनीज को इजाजत दे दी जाती है। द फर्म मस्ट मेंटेन इट्स वर्किंग कैपिटल एट और अबव सम स्पेसिफाइड मिनिमम लेवल। वर्किंग कैपिटल इससे ज्यादा ही आप रखेंगे। द फर्म मस्ट पीरियोडिकली फर्निश ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द लेंडर। जिन्होंने को डेट जिनसे आपने लिया है उनको आप ऑडिट स्टेटमेंट इशू करेंगे। द फर्म मस्ट मेंटेन एनी कोलेटरल और सिक्योरिटी इन गुड कंडीशन। उसके बदले में अगर आपने कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखी हुई है तो उसे आप अच्छी कंडीशन में संभाल के रखेंगे। बॉन्ड्स रेटिंग, अच्छा ये आगे बेन है कि जी बॉन्ड्स की रेटिंग्स होती हैं। हम कहते हैं ये अच्छा बॉन्ड है, ये बुरा बॉन्ड है, ये किस बेस पे हम कह रहे होते हैं। हम कहते हैं ये जंक बॉन्ड है, ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड बॉन्ड है, तो वो किस बेस पे हम कह रहे होते हैं। Bond ratings as an assessment of the creditworthiness of the corporate issuer. The definitions of creditworthiness used by the rating agencies are based on how likely the issuer firm is to default and the protection creditors have in the event of a default. These ratings are concerned only with the possibility of the default. Since they do not address the issue of interest rate risk, the price of highly rated bond may be quite volatile. रेटिंग्स होती है, पैकरा है कदारा जो सब इसकी रेटिंग कर रहा है, और भी कुछ अदारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पैकरा को डिस्कस कर रहा हूँ। वो करता है ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी। इस बेस पे ट्रिपल ए का मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड है, डबल ए उससे हल्का, ए उससे हल्का, ट्रिपल बी उससे हल्का, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे को जाते जाते, ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म की जब वो करता है तो वो उसे A1+, A1, A2 इस बेस पे करता है। A1+ का मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ टाइमली रिपेमेंट है। A1 उससे थोड़ा सा नीचे है और A2 उससे थोड़ा सा नीचे, A3 उससे नीचे, फिर B, ये सारी रेटिंग्स उसने की हुई है ABC की बेस पे, ठीक है जी। अब जो आपका ए ग्रेड बॉन्ड होते हैं उन्हें हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड भी कह देते हैं, और जो डी ग्रेड बॉन्ड होते हैं उन्हें हम जंक बॉन्ड भी कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए जंक बॉन्ड कौन से होते हैं तो आप बोलेंगे ऐसे बॉन्ड्स जिनकी रेटिंग वेरी लो हो और डी ग्रेड रेटिंग हो कि जिनका डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा हो, ठीक है जी। हियर इज द क्विज। आपका जो आज का क्विज है, वॉक मी थ्रू दी 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर आप जी क्विज जो है वो पहले एक बार हमें पढ़ के थोड़ा सा बता दिया करें, हमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। लास्ट क्विज आपका बहुत ही बुरा था, इसी वजह से आज का कुछ क्विज कुछ आसान भी रखा है मैंने, कुछ सिंपल भी रखा है, कुछ छोटा भी रखा है, और उसमें काफ़ी कुछ आपके लिए आसानी पैदा की है।
ओके जी, वॉक मी थ्रू द थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आप कुछ बातचीत बताओगे कि क्या होती है, कैसे है, क्या नहीं। इफ आई कुड यूज ओनली वन स्टेटमेंट टू रिव्यू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ कंपनी, विच स्टेटमेंट वुड आई यूज? मैं कौन सी स्टेटमेंट की बेस पर कंपनी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ एंड वाई, और क्यों दे सकता हूँ? मतलब मैं एक स्टेटमेंट को चूज करता हूँ, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसको अकेला सोली मैं यूज कर सकता हूँ, अगर उससे कर सकता हूँ तो क्यों उसे अकेले को यूज कर सकता हूँ। When should a company consider issuing debt instead of equity? कंपनी एक डेट और इक्विटी दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करती है? कब कंपनी को ये सोचना चाहिए कि नहीं यार मैंने डेट इशू करना है, इक्विटी नहीं, या कब मैंने इक्विटी इशू करनी है, डेट नहीं? विच इज चीपर, डेट और इक्विटी दोनों में से कौन सी ज्यादा सस्ती, कौन सी ज्यादा बेनिफिट होती है कंपनी के लिए? व्हाट डज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मीन? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्या एक्सप्लेन करता है? ओके जी, ये आपका क्विज था। देन आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कुछ ये छोटा सा आ गया है, बस ये खत्म होने वाला लेक्चर, तो कुछ आगे छोटी सी बातें। गवर्नमेंट बॉन्ड, जीरो कूपन, फ्लोटिंग, अदर बॉन्ड्स। When the government wishes to borrow money for more than 1 year, it sells what are known as treasury notes and bonds, mostly in the form of ordinary coupon bond to the public। बस सिंपल लफ्जों में गवर्नमेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है उसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। इनका कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता और इनकम टैक्स से ये आपके एग्जाम्प्ट होते हैं। इनको हम सोवरेन बॉन्ड भी कहते हैं। ऐसे बॉन्ड्स जिनकी गारंटी गवर्नमेंट दे उन्हें हम सोवरेन बॉन्ड भी कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, जिनके ऊपर कोई कूपन नहीं होता, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं एनुअली पे किया जाता। सपोज एन कंपनी इशू 1000 फेस वैल्यू 5 year जीरो कूपन बॉन्ड। इनिशियल प्राइस इज सेट एट 497, yielding 15% टू मेच्योरिटी। वो क्या होता है कि ऐसा जो बॉन्ड होता है जिसको जीरो कूपन हो, वो हमेशा आपको सस्ता ही दिया जाता है, यानी कि डिस्काउंट रेट पे ही ऑफर किया जाता है। ठीक हो गया। देन है जी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कूपन पेमेंट्स आर एडजस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरेस्ट रेट इंडेक्स सच एज ट्रेजरी बिल इंटरेस्ट रेट। आप ये कह देते हो कि जी जो ट्रेजरी बिल का यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट होगा उससे 1% आपको ऊपर मिलेगा। अब ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। गवर्नमेंट का बॉन्ड ज्यादा देगा आपको भी ज्यादा मिल जाएगा, गवर्नमेंट का बॉन्ड कम देगा आपको भी कम मिल जाएगा। अब ऐसे बॉन्ड में रिस्क, इंटरेस्ट का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स डिपेंड ऑन दिस एडजस्टमेंट एंड इट्स डेफिनेशन। इन मोस्ट केसेस द कूपन एडजस्ट विद द रेट टू सम बेस रेट। नॉर्मली किसी बेस रेट के साथ किया जाता है। जैसे आप बैंकें हैं, बैंक आपको ये कहती है कि जी अगर आपने लीजिंग लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कुछ भी है, तो यहाँ पे फर्ज करो जी आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो, तो वो क्या कहते थे जी काइबर प्लस इतने परसेंट। काइबर क्या है? कराची इंटरबैंक एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, तो काइबर प्लस 2%, 3%। अब काइबर ऊपर नीचे होगा तो आपका वो जो वैल्यू है वो भी ऊपर नीचे होती जाएगी, तो उसकी बेस पे इंटरेस्ट रेट जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। Floating rate bonds. The majority of the floating rate bonds have the following features. Holders has the right to redeem the note at par on the coupon payment date after some specific period of time. This is called a put provision. आप उस पर प्रोविजन रख देते हो। कूपन रेट हैज अ फ्लोर एंड अ सीलिंग। एक लोअर लिमिट भी होती है, एक अपर लिमिट भी होती है। अगर आप फ्लोटिंग की बॉन्ड की बात करो तो उसके अंदर अच्छा जी काइबर प्लस इतने परसेंट होगा, लेकिन कम से कम आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा हम आपको 20% देंगे। ना इससे ऊपर जाएंगे ना इससे नीचे जाएंगे। तो ये फ्लोर और सीलिंग हो गई 5 और 20। कूपन इज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम एंड अ मैक्सिमम। दस कूपन रेट इज कैप्ड। अपर एंड लोअर रेट्स आर द कॉल्ड दी कॉलर, वो उसका कॉलर हो गया। इनको हम इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड भी कह देते हैं। अक्सर फ्लोटिंग बॉन्ड जो है वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक भी किए जाते हैं। अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इनकम बॉन्ड्स हैविंग कूपन पेमेंट्स डिपेंडेंट ऑन कंपनी इनकम। जितनी कंपनी की इनकम आई उसका इतने परसेंट आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर कूपन दिया जाएगा, तो ये इनकम बॉन्ड्स हो गए। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, आपके पास ऑप्शन होगी इतने टाइम पीरियड के बाद आप इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। पुट बॉन्ड्स, अगर द होल्डर टू फोर्स द इशूअर टू बाय द बॉन्ड बैक एट द स्टेटेड प्राइस। वो एक पाबंदी लगा दी जाती है कि जी जिसने इशू किया है वो जी जो मार्केट में उसके प्राइस होगी उस प्राइस के ऊपर वो बाय करेगा। ये कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। नॉर्मली ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के बच्चों से तो मैं हर लेक्चर में पूछता हूँ अपने इधर यूसीबी में, बट आपका था तो मैंने इस वजह से आप लोगों से नहीं शुरू के अंदर ये चीज़ें एडअप की। तो इसके अंदर मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपसे कुछ जनरल हो जाए कि आप क्या समझते हो। ये एक किस्म की असाइनमेंट टाइप आपकी हो जाएगी। Suppose a corporation issue a perpetual bond with interest payable solely from corporate income if and only if it is debt or equity.
ये आप ये सारा पढ़ लोगे, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये एज ए आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है, ठीक है। इसके साथ आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, दो क्वेश्चन दूंगा, दो तीन क्वेश्चन होंगे वो बॉन्ड के बारे में, ताकि आपकी असाइनमेंट थोड़ी सी इनकी न्यूमेरिकल की वर्किंग हो जाए, तो साथ साथ ये पेपर की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, तो असाइनमेंट जो है वो अटैच होगी, और उसकी ड्यू डेट जो है वो नेक्स्ट क्लास होगी। जो क्विज है उसकी ड्यू डेट आज ही है, ठीक है। क्विज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्विज आप करोगे और उसकी बेस के ऊपर ही आपका प्रोजेक्ट जो था वो अच्छा नहीं था, खैर वो चीज़ें भी डिस्कस करते हैं ये आपके सामने।